टॉपिक है वो है W3 CSS यानी फ्रेमवर्क। CSS का फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग नॉमिनली बात करें कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था, HTML। जब आप वेब पेज की दुनिया में आते हैं, वेबसाइट डेवलपिंग की दुनिया में आते हैं, तो सबसे बिगिनर स्टेप आपका होता है कि आप HTML पढ़ो। HTML का मतलब एक मार्कअप लैंग्वेज जिसके बिहाफ पर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट लिख सकें। समझ लो कि ये हमारी एक वेबसाइट का बॉर्डर है जिसके अंदर मैं एक वेबसाइट बनाने वाला हूं। तो HTML का क्या रोल होता है? HTML का क्या रोल होता है? HTML का रोल ये होता है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या मैटर पड़ेगा। जैसे आपने लिखा होम, ठीक, कॉन्टैक्ट, इसके बाद अबाउट, ये सारी चीजें आप किस पर डालेंगे? अगर आप ये मेन्यू बना रहे हैं तो ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं HTML पर, ठीक। यहां पर आपने कुछ इंट्रोडक्शन लिख दिया अपना, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग किस पर बनाते हैं? HTML पर। यानी HTML का काम होता है कि वेबसाइट में मैटर डालना, टेक्स्ट डालना। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो होम है नॉर्मली कैसे दिखेगा और इसका अगर लुक आपको बेहतर बनाना है, मतलब आप चाहते हैं वो सीधा सीधा ना दिखे, बड़े में दिखे, रेड कलर में दिखे, ब्लू कलर में दिखे, कलर कॉम्बिनेशन इसमें बेहतरीन करना है, तो आपके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करता है? HTML द्वारा जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपने बटन लगा रखा है, जो भी आपने पेज डिजाइन कर रखा है, उसकी डिजाइनिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इसलिए CSS भी एक तरह से हम लोग कहें एक स्टाइल शीट की तरह काम करता है। अब जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग स्टेप स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया, हमने उसकी लुक को चेंज करना सीख लिया, कलर कॉम्बिनेशन लगाना सीख लिया। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं कुछ फ्रेमवर्क से बारे में। फ्रेमवर्क क्या था? ये फ्रेमवर्क का थीम, फ्रेमवर्क का थीम ये रखा गया कि भाई HTML में जो वेबसाइट बनाई जाती है, अगर आपको मान लो कि आप एक कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, आपने ये ध्यान में रख के बनाया कि ये वेबसाइट मेरी कहां खुलने वाली है? लैपटॉप पर खुलने वाली है। तो जैसा कि आज की डेट में आप जानते हो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा यूजर किस पे है? एंड्रॉइड पर है, iOS पर है, मोबाइल यूजर्स ज्यादा है। तो क्या आप उस तरह की वेबसाइट बनाना पसंद करोगे कि जिसमें एक बार आपकी वेबसाइट लैपटॉप के लिए बनाई गई, एक बार आपको वेबसाइट बनानी पड़ी डेस्कटॉप के लिए, एक बार आपको बनानी पड़ी मोबाइल फोन के लिए जो एंड्रॉइड का वर्जन हो, फिर आप एप्पल के लिए, मतलब ये सारी चीजें, क्या आप 4 तरह की एक ही थीम को 4 बार डिजाइन करवाओगे? नहीं। कंपैटिबिलिटी क्या थी? लोगों ने ये रिसर्च किया कि कैसे हम लोग कोडिंग करें कि हमारी वेबसाइट हमको बनानी पड़े एक बार और वो हर डिवाइस पर क्या हो? कंफर्टेबल हो, हर डिवाइस पर क्या हो? वो ओपन हो जाए, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे किसी का टैबलेट हो। तो इस थीम को ध्यान रखने के लिए फ्रेमवर्क है, मतलब इंप्रूवमेंट जारी था, फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया। अब फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क के लिए सबसे पहले इसी CSS का एडवांस वर्जन लॉन्च हुआ। तो इस एडवांस वर्जन के आने से भी पहले एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था बूटस्ट्रैप, ठीक। बूटस्ट्रैप भी एक ऐसा, बूटस्ट्रैप को 2 वर्जन में लॉन्च किया गया, W3 और W4, यानी B3 कह लो या B4 कह लो, कहीं B4 भी कहता है। तो बूटस्ट्रैप का जो ये वर्जन था, इनका कॉन्सेप्ट ये था, ये भी एक फ्रेमवर्क की तरह यूज हो रहा था। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अब एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें जो चीज क्या होगी, जो डायरेक्ट मोबाइल पर कंफर्टेबल होगी, वो स्क्रीन ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट किसके हिसाब से बन जाएगी? मोबाइल स्क्रीन का अगर आप मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं तो, टैबलेट पर ओपन कर रहे हैं तो सीधे टैबलेट पे फिट हो जाएगी, ठीक। ऐसी कोडिंग करना, तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा स्टेप पढ़ा? बूटस्ट्रैप का। फिर W3 CSS वालों ने क्या किया, जो w3school.com है, जो वेबसाइट है w3school.com, आप उस पर कोडिंग को फॉलो अप करो, क्योंकि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। कौन सी थी वो? W3 CSS।
CSS। ये था CSS फ्रेमवर्क। पूरा फ्रेमवर्क क्या था, इस पर आधारित था कि अब ये चीज आप ध्यान रखना कि अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं CSS फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क का मतलब है क्या। वो फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का फ्रेम हो, चाहे वो मोबाइल फोन का हो, चाहे वो आपके लैपटॉप का हो, चाहे वो आपके डेस्कटॉप का हो, फ्रेम कोई भी हो, ठीक है, छोटा या बड़ा, फ्रेम कैसा हो, छोटा या बड़ा, आपकी वेबसाइट एकदम फिट हो जाए, ना कहीं टेक्स्ट कटे, ना फोटो कट के आए, मतलब जिस तरह की भी स्क्रीन हो उस स्क्रीन पर जाके वो वीडियो जो प्ले करना चाहते हो, बड़ी टीवी पर प्ले कर रहे हो तो भी और छोटी स्क्रीन पर प्ले कर रहे हो तो भी उस वीडियो की क्वालिटी पर कोई असर न पड़े, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने कहां पर दूर किया, इसके दूर करने के लिए w3school.com इन लोगों ने अपना एक फ्रेमवर्क, निजी फ्रेमवर्क तैयार किया जिसका नाम दिया उन्होंने W3CSS। अब W3CSS में ये तो आप समझ गए कि फ्रेमवर्क करने क्या वाला है। अब W3CSS पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बूटस्ट्रैप के बारे में बस मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी कि बूटस्ट्रैप भी क्या है। एक तरह से ऐसी लैंग्वेज है जो फ्रेमवर्क की तरह काम करती है और उसका काम भी वही होता है जो W3CSS का काम है। बस W3CSS में कलर कॉम्बिनेशन की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हुई क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए W3CSS ने कोडिंग को आसान बना दिया। आपको अगर W3CSS की कोडिंग नहीं भी आती है, आप रट्टा मार नहीं पा रहे हैं, आपको याद नहीं हो रही कोडिंग, तो आप W3CSS के लिंक को कॉपी करो और पूरी कोडिंग वहां पर आपको एज इट इज मिल जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फ्रेमवर्क का हमारा काम क्या हुआ, जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का काम होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, ठीक है, और वो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है, वो कंपैटिबल बनाता है ताकि हर डिवाइस पर क्या हो, आपकी वेबसाइट कंपैटिबल हो, हर वर्जन को सपोर्ट करे और स्क्रीन की साइज बिल्कुल आपके मोबाइल स्क्रीन, डिवाइस स्क्रीन या टैबलेट की स्क्रीन के बराबर हो और आपकी वेबसाइट पर कोई भी फर्क न पड़े, चाहे वो किसी भी डिवाइस पे ओपन हो रही हो, ठीक है। अब हम लोग ट्यूटोरियल की तरफ आगे बढ़ते हैं W3CSS की। तो W3CSS इज अ CSS फ्रेमवर्क। W3CSS is a modern CSS framework with support for desktop, tablet and mobile design by default। ये by default मोबाइल डिजाइन को सपोर्ट करता है, हर तरह के डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है, इसलिए इस फ्रेमवर्क को हम लोग पढ़ रहे हैं। W3CSS is smaller and faster than similar CSS framework। ये सबसे मतलब फास्टर है और पढ़ने में भी आसान है। W3.CSS was designed to be a high quality alternative to Bootstrap। W3CSS जो है बूटस्ट्रैप के का एक अल्टरनेटिव था। मतलब अल्टरनेटिव का मतलब क्या था, बूटस्ट्रैप के टक्कर में एक और फ्रेमवर्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया W3CSS, जिसको डेवलप किसने किया था, W3 स्कूल वालों ने। इट वॉज डिजाइन टू बी स्मॉलर, फास्टर, इजियर टू लर्न एंड इजियर टू यूज। यह बहुत ही सिंपल है, आसान है, इसको यूज करना भी बेहद आसान है, भी हम लोग यूज करके देखने वाले हैं। It was also designed to be independent of jQuery or any other JavaScript library। यह जो है, अच्छा, जिसने W3CSS पढ़ा हुआ है उसको जावास्क्रिप्ट सीखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम W3 स्कूल में इजी हो जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के भी काम को ये आसान बनाता है, jQuery के काम को भी ये इजी बनाता है। जावास्क्रिप्ट हमारा अगला ट्यूटोरियल है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग CSS फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग का है W3CSS का। HTML टाइटल मैंने क्या दिया, W3.CSS, ठीक है। W3.CSS को जब भी आप कोई भी कोडिंग करेंगे तो आपको ये लाइन लिखना बेहद कंपल्सरी है। इतनी क्यों? क्योंकि यही लाइन बनाता है आपके जो वेबसाइट है उसको हर डिवाइस के कंपैटिबल। अगर आप चाहते हैं कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो हर डिवाइस पर अच्छी तरीके से ओपन हो, ठीक, तो उसके लिए ये लाइन लिखना जरूरी है कि मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ठीक, ये आप लिखोगे व्यू पोर्ट, तभी माना जाएगा कि आपकी वेबसाइट कंपैटिबल है हर जगह पर, ठीक। कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ। कंटेंट क्या है, विड्थ इज इक्वल टू, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है कि जो उसकी विड्थ हो वो डिवाइस के विड्थ के बराबर हो, ठीक, इसीलिए यहां पर मैं ये लाइन लिख रहा हूं। इनिशियल स्केल कितनी हो, 1, मतलब स्टार्टिंग की जो स्केल हो, डिवाइस कोई भी हो लेकिन स्केल कितनी हो, 1, ठीक। ये लाइन हमारी सेट हो गई और इस लाइन की कोडिंग W3CSS के पास पहले से अवेलेबल है।
लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF इज इक्वल टू, ये लिंक डाला गया। अब CSS को यूज करने के, जो W3 CSS है उसको यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लोकल, आप इंस्टॉलेशन करो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसमें HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो या तो आप W3 CSS को अपनी PC में, अपने लैपटॉप पर खुद पहले से इंस्टॉल कर लो। कैसे होगा वो? अगर आप पहले से इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल इंस्टॉलेशन। दूसरा, अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, मैं बार बार इस लिंक को यूज कर लूंगा, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं CDN बेस्ड वर्जन, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का मतलब क्या हुआ? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। दूसरा प्रोसेस है CDN। CDN में आपको क्या करना होगा? अब जैसे यहां पर जो लिंक लगाया गया है, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? ये CDN प्रोसेस पे है, क्योंकि यहाँ HREF में सीधे क्या किया गया? लिंक लगाया गया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज अवेलेबल मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे CSS, जो W3 CSS उसको डाउनलोड करना है, तो आप यहां पर क्लिक करिए, डाउनलोड के लिंक पर आओ। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है www.w3schools.com/w3css/4, फिर W3 CSS आपने क्लिक करा, ये आपको पूरा कोड यहां पर मिलेगा, ठीक। आपको क्या करना है कि इसी कोड को कॉपी कर लो, ठीक। कॉपी करके जो आपका सोर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर ले जाके आप परमानेंटली, जैसे HTML का कोई कोड कर रहे हैं, ये पूरा सोर्स कोड आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक। वहां पर ले जाके पेस्ट कर दीजिए जहां पर आपका जो फाइल है उसका सर्वर इंस्टॉल है। अगर आप .NET व PHP चलाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको ये चीज कैसे पेस्ट करनी है ले जाके, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ये तो लोकल इंस्टॉलेशन हो गया। हम CDN बेस्ड करते हैं। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब क्या करना है हमें? हम बार बार जब भी कोई प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमको ये लिंक लिख देना है, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। आप इस चीज को ध्यान रखिए, इतना रख लीजिए, जब भी W3 CSS की प्रोग्राम आप बनाएंगे तो आपको इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है। यही डिफरेंट है CSS में, क्योंकि CSS में हमको क्या लिखना पड़ता था? CSS में हमें ये लिखना पड़ता था, लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है, HREF इज इक्वल टू स्टाइल शीट का नाम, बस। लेकिन यहाँ पर HREF में ये पूरा लिंक आपको लिखना है बार बार, ठीक। और चूंकि आपकी डिवाइस कंपैटिबल हो हर जगह के लिए, इसलिए मेटा नेम को किसमें लिखोगे? व्यू पोर्ट में। कंटेंट बराबर विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कैसे आपको लिखना है। जैसे देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ एग्जाम्पल एक, यहां पर अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, मान लीजिए आपने लोकल इंस्टॉलेशन कर लिया, जैसे अभी बताया गया कि आप डाउनलोड कर लीजिए और पीसी पर लोकल इंस्टॉल कर लीजिए, तब आपको यहाँ पर मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू दिस, इनिशियल स्केल 1। और आप देखिए यहाँ पर आपको लिंक नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है w3.css। अगर if you put w3 css in a subfolder, add the folder name between slashes, अगर आपने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा है तो आप कैसे लिखेंगे? लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF इक्वल टू फोल्डर का नाम और W3 CSS, उसको कॉपी करके किसी जगह आपने रखा हुआ है किसी फोल्डर में। थोड़ा सा वर्जन पे ध्यान दे लेते हैं। अगर आप इस वर्जन को डाउनलोड कर रहे हैं तो इस समय लेटेस्ट वर्जन जो कौन सा है? 4.13। इस लिंक पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कौन सा वर्जन मिलेगा? W3 CSS का 4.13। इतने वर्जन CSS के लॉन्च हो चुके हैं, जैसे आपको दिख रहा है 4.13 6/2019 को, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया जून में। फिर इससे पहले कौन सा था? 4.12, 4.11, इसका डेट भी यहां लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया गया था 1.0, कब? 5/2015 में, ठीक। ये तो था हम लोग का CSS का डिफरेंस कि कौन कौन सा हमें यूज करना है। अब सीधे चलते हैं ट्यूटोरियल पे कि यूज करते कैसे हैं। ये हम लोग का आया इंट्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले चूंकि हम लोग को पता है कि फ्रेमवर्क का काम क्या है, अब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। यहां पर हम लोगों ने इसको इंप्रूव किया। W3 कलर,
W3.css कलर्स को हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग W3 का पूरा कंटेंट पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन HTML में पढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ डिफरेंट होगा। यूज कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे W3 कलर है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉलोइंग मैं कर रहा हूँ w3school.com, इसलिए आपको ये लिंक कॉपी करना है वहीं से। यहाँ पर हमने ये देखो, एक है पहले येलो के लिए अगर आप ये कलर लगाना चाहते हैं तो आपको कैसे लगाना होगा। आप ध्यान दो कि आपको मेटा नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट कंटेंट, ये तो लाइन लिखनी है विड्थ, ठीक है। लिंक REL स्टाइल सीट HREF, ये हमने ये लाइन एकदम कंपलसरी है, इतना तो आपको लिखना है, ये दोनों लाइन। अब हम चाहते हैं कि जो ये डिवीजन है, ये डिवीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक खत्म हो रहा है। मैंने ये कहा कि ये जो डिवीजन है इसमें कलर कौन सा है, W3 कंटेनर, W3 डैश, पहले डैश येलो। तो जैसे ही आपने ये करा तो आपको ये कलर आपको मिल रहा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा था। अगर आप पहले इसको हटा देते कि नहीं मुझे पहले येलो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ येलो चाहिए, तो मैंने इतना लिखा, ठीक। ये देखो आपको ये वाला कलर मिल जाएगा। येलो की जगह आपको रेड चाहिए, ये देखो आपको रेड मिल गया। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको यहाँ पर सारे स्क्रीन पर दिया गया है, जो कलर आपको यूज करना है, जिसमें से जो कलर आपको पसंद है, बस आप उसको क्लिक करो और अपनी कोडिंग में यहां से ये लाइन उठा लेना है। W3 कंटेनर, W3 सैंड जब करोगे तो आपको ये कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं कि आप कलर कहां से उठाएंगे, लिंक आपको ऊपर यहाँ दिख रहा है। आप कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप लिंक यहां से उठा सकते हैं, जो मैं वेबसाइट को फॉलो अप करा रहा हूं। इसके अलावा W3 CSS कंटेनर क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द W3.css क्लासेस। इट प्रोवाइड्स इक्विलिटी लाइक कॉमन मार्जिन। कंटेनर का मतलब क्या होता है, देखो कंटेनर का हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें तो कंटेनर मतलब हम लोग समझते हैं डिब्बा, ठीक। उसका क्या मतलब है, उस डिब्बे का मतलब ये होता है कि मार्जिन बराबर हो, मतलब दाएं से बाएं से कितना शेप में रहेगा वो सारी चीजें हमको बराबर करनी है। पैडिंग बराबर हो, इस सब चीजों की डिस्कशन, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, हम लोगों ने CSS में करा हुआ है। कॉमन वर्टिकल अलाइनमेंट्स, कॉमन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, फॉन्ट और उसका कलर, इन सब चीजों को हम लोग सेट करेंगे। ये 6 चीजें होती हैं जिसको हम लोग को देखना होता है कंटेनर बनाते वक्त। अब देखो ये कंटेनर एक बना हुआ है, इस कंटेनर में हमने एकदम सेट किया हुआ है दिस इज अ हेडर। अब ये लाइन हमने लिखी है, ठीक है, ये एक कंटेनर है। फुटर का अलग कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, मतलब कंटेनर कह लो या डब्बा कह लो या बॉक्स कह लो, ये सारे कंटेनर है। देखो ये सब कंटेनर ही। अब अगर आपको CSS के पैनल की बात की जाए तो पैनल मतलब क्या होता है, पैनल मतलब भी एकदम बाउंड्री लाइन ही होती है, ठीक। ये देखो ये जो बाउंड्री है डेंजर, अगर आपको यूज करना है, आप देखिए यहां पर मैंने क्लिक करा, ये हम आ गए CSS के W3 CSS के पैनल पर। मैंने सिर्फ क्या लिखा कि डिवीजन क्लास इज इक्वल टू W3 डैश पैनल W3 रेड। अगर आपको पैनल यूज करना है तो बस आपको एक लाइन ये यूज करना है, ठीक है। आप पैनल के लिंक पर आओ, यहां पर आपको लिंक दिख रहा होगा पैनल का, ठीक। आप क्लिक करिए यहां पर W3 CSS के पैनल्स। अभी आपको दिख रहे हैं एक एक स्टेप करके, आई एम पैनल, ठीक है। इन पैनल्स में से जो पैनल आपको पसंद आए उसको आप यूज कर सकते हो। ये कोडिंग कोई भी कठिन नहीं है, बहुत इजी कोडिंग है, इसलिए आप बस इसको ध्यान से देखते जाओ कि हम लोग W3 CSS में क्या बढ़ा रहे हैं। लुक ही इंप्रूव कर रहे हैं और इसका रट्टा भी आपको नहीं मारना है, ये नहीं कि आपको उसको बहुत याद करना है, क्योंकि जब भी W3 CSS की बात होगी तो आपको सिर्फ ध्यान में क्या होना चाहिए, ये 2 लाइन ध्यान में होना चाहिए कि आपको स्टार्टअप में क्या लगाना हुआ है, ठीक है। डिवीजन, अब ये चीज क्लास W3 कंटेनर, ये देखिए W3 डैश पैनल W3 रेड, फिर W3 पैनल यहाँ पे ग्रीन करा हुआ है, यहाँ पे पैनल यूज किया, तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है कि इस तरह का लुक आपको आएगा अगर आप W3 पैनल यूज करेंगे तो। W3 CSS के बॉर्डर को देख लो आप, बॉर्डर यूज करना है। अब देखिए ये कई अलग अलग तरीके के आपको बॉर्डर मिलेंगे यहाँ पे।
आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टीज यहाँ मिलेगी, W3 बॉर्डर, W3 बॉर्डर डैश टॉप, W3 बॉर्डर डैश राइट, W3 बॉर्डर बॉटम। आपको जो लगाना है इसमें से जो पसंद आए आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे लगाएंगे? div क्लास इज इक्वल टू W3 डैश पैनल W3 बॉर्डर। कोडिंग कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक। W3 डैश पैनल W3 डैश बॉर्डर डैश लेफ्ट। अब आप इसका नजारा देखो, इस वाले लाइन में क्या लिखा गया है? W3 कंटेनर और अंदर लिखा गया बॉर्डर। यहां पर बॉर्डर खाली लिख के आएगा, कोई भी बॉर्डर क्वालिटी नहीं दिखाई गई, लेकिन यहां पर बॉर्डर की क्वालिटी ये बताई गई है कि बॉर्डर का क्लास कैसा होगा, पैनल W3 बॉर्डर इस तरह का होगा। तो सीधे यहां पर आपको बॉर्डर दिख रहा है, आई हैव अ बॉर्डर में। यहां पर क्या लिखा हुआ? बॉर्डर, और साइड में लिख दिया गया बॉर्डर कहां होगा? लेफ्ट में होगा। तो आप देखो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर दिख रहा है, ठीक। W3 डैश पैनल W3 बॉर्डर राइट में। अब देखो यहां पर राइट में आपको बॉर्डर दिख रहा है, यहां पर टॉप पर और बॉटम पर बॉर्डर लगाया गया है। तो ये चीज आपको टॉप और बॉटम पर दिखाई दे रही है। तो बस आपको ऐसे ही कोडिंग करनी है, ठीक है। और कोडिंग जरा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि आप कैसे लिख रहे हैं। इसके लिए आप इस लिंक को कॉपी करना, इसी लिंक पर आपको सारी कोडिंग्स मिलेंगी। W3.css कार्ड, कार्ड का मतलब क्या है? यहाँ आपको इस तरह से बना बनाया कार्ड भी मिलता है, ठीक। और आप चाहते हैं कि इस तरह का मैं कार्ड बना लूं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर कई डिजाइन मिलेंगे। आपको यूज करना है W3 डैश कार्ड, W3 डैश कार्ड 2, W3 डैश कार्ड 4। जो भी यूज करोगे उस हिसाब से इसमें बना बनाया कार्ड आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं रन कराता हूं। ये देखिए कार्ड का अलग अलग लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। यहाँ पे कार्ड 2 है, यहाँ पर मैंने यूज कर दिया कार्ड 6। देखते हैं कुछ बदलाव होता है क्या? ये देखिए गायब हो गई, ठीक। तो आप यूज करके देख लीजिए। इस कोड को जरा हम लोग रन कराते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कार्ड को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे एक div क्लास, ये दोनों लाइन तो कंपलसरी है, आपको याद है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग W3 CSS पढ़ रहे हैं। div क्लास W3 कंटेनर, ये मैंने किया। कंटेनर हम यूज करने वाले हैं। कंटेनर में हम कार्ड का कंटेनर यूज करेंगे। अब कहाँ पे कंटेनर लगा रहे हैं? हेडर में हम लगा रहे हैं। जहां पे मैंने लिखा कि जो हेडर होगा वो उसका क्वालिटी कैसा होगा? W3 कार्ड 4, कार्ड 4 के टाइप होगा। तो यहाँ पर हेडर इस तरह से दिख रहा है। जरा सा इसको हम थोड़ा सा और 2 कर देते हैं। अगर कार्ड 2 करते हैं तो कैसा दिखेगा? ये देखो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखा। आपको ये कार्ड 12 करें क्या? ये देखो थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें होता रहेगा। ये हाँ, ये ध्यान देना कि मैं 12 यूज जरूर कर रहा हूं, लेकिन आपके पास W3 CSS में अभी फिलहाल कितने कार्ड अवेलेबल हैं? ये W3 कार्ड सेम एज W3 कार्ड 2, ठीक। W3 कार्ड 2 कंटेनर फॉर एनी HTML कंटेंट जिसमें 2 पिक्सल बॉर्डर का सेट होगा। यानी अगर आप कार्ड 2 यूज करते हैं तो जो बॉर्डर की साइज होगी वो क्या होगी? 2 पिक्सल की होगी। और अगर कार्ड 4 यूज कर रहे हैं तो 4 पिक्सल का होगा। इसके अलावा कोई कार्ड नहीं होता है। मैंने 12 और वो ऐसे ही यूज कर दिया। कार्ड हमारे पास कौन कौन सा होता है? W3 कार्ड, W3 कार्ड 2, W3 कार्ड 4। W3 कार्ड एकदम कार्ड 2 की तरह होता है। W3 कार्ड 2 इसका 2 पिक्सल बॉर्डर होता है और W3 कार्ड 4 का 4 पिक्सल बॉर्डर होता है। तो आपको यही ध्यान देना है कार्ड्स के बारे में। W3 CSS में फॉन्ट, W3 CSS पेज आर इजी टू रीड, इसको पढ़ना आसान होता है। इवन फॉर पीपल विद स्लाइट रीडिंग डिसेबिलिटी, W3.CSS डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज 15 पिक्सल। चूंकि हर कस्टमर इसको पढ़ सके, हर क्लाइंट पढ़ सके, इसलिए बाय डिफॉल्ट W3 CSS में फॉन्ट की साइज 15 पिक्सल होती है, ठीक है। और फॉन्ट कौन सा होता है? वर्डाना होता है। उसकी जो स्टाइल फॉन्ट होती है वो वर्डाना होता है। द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.5 होती है, यानी 2 लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.5 होती है। क्या मतलब कहने का? कहने का मतलब ये है कि H1 से H2 की दूरी बाय डिफॉल्ट कितनी है? W3 CSS में 1.5 होगी। इस फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होगी? इस फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट 15 पिक्सल होती है, ठीक। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। और फॉन्ट कौन सा होता है? वर्डाना होता है। फॉन्ट फैमिली कौन सी होती है? वर्डाना होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा W3 CSS में। बाकी फॉन्ट लगाने का तरीका सेम है। अगर आपको यूज करना है आप यहां से यूज कर सकते हो। देखिए टीनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज,
XXX लार्ज, जंबो, ठीक। जैसे जैसे यूज किया गया इस तरह से यहाँ से फॉन्ट की साइज घट या बढ़ रही है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ से आप कोड लगाओ। आप अपने भी नोटपैड पर ये कोड करेंगे तो ऐसे ही फॉन्ट दिखेंगे। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ये सारे कोड मुझे रटने पड़ेंगे, नहीं, आप चिल, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, और एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में सीधे W3 CSS क्या होता है, W3 CSS एक फ्रेमवर्क है कि नहीं है, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, न कि फॉन्ट का नाम बताओ, कलर का रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप इजी वे में प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आता है। W3.CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट मतलब अलाइनमेंट होता है। देखिए इसको यूज कैसे करोगे आप, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, सिंपल सी बात, वहां भी हम लोगों ने सेट किया था HTML और CSS में भी। ये दोनों लाइन आपकी कंपलसरी है। अगर मुझे इसमें अलाइनमेंट सेट करना है तो मैंने लिखा W3 कंटेनर, W3 बॉर्डर, W3 डैश लार्ज, क्योंकि इसमें मुझे लार्ज चाहिए था। फिर एक डिवीजन मैंने ओपन किया जिसपे मैंने लिखा कि इसमें अलाइनमेंट किधर होगा, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, और दूसरे में राइट अलाइन टेक्स्ट। आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट और राइट अलाइन टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया अलाइनमेंट सेट करने का, टेक्स्ट की सेटिंग करने के लिए। सेंटर में लगाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए सेंटर के लिए क्या करेंगे, W3 कंटेनर, W3 सेंटर, यहाँ पर इमेज मैंने एक लगाया ऐसे, ठीक, और बस मेरा एक लाइन यही काफी था कि ये जो डिवीजन में जो इमेज लगाई जा रही है वो किस में होगी, सेंटर में होगी। तो जैसे ही आपने ये लाइन लिखा तो क्या होगा, सारी चीजें आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, सेंटर में आएंगी, न लेफ्ट न राइट। W3 CSS राउंड क्लासेस, राउंड क्लासेस क्या होता है, राउंड क्लासेस में अगर आपको यूज करना है, आप देखो जो ये पूरा रेक्टेंगल टाइप का आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो साइड से है कितना राउंड अगर आपको चाहिए, यहाँ पर देखो ये W3 राउंड स्मॉल, छोटा सा स्मॉल राउंड है, ये W3 राउंड थोड़ा सा बड़ा, W3 राउंड लार्ज, या देखो अब कार्नर देखो कट रहा है, ठीक, ये W3 राउंड XX लार्ज। इतनी तरह से आपके पास राउंड के फीचर्स अवेलेबल हैं, इतना आप यूज करेंगे। अगर XS लार्ज करेंगे तो आपको आपका जो मैप है वो इस तरह से मिलेगा, जो पैनल है आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक। क्योंकि W3 राउंड में बॉर्डर का रेडियस कितना होता है, 4 पिक्सल, स्मॉल वाले में 2 पिक्सल रेडियस होता है, मीडियम में 4 पिक्सल होता है, लार्ज में 8 पिक्सल होता है, और एक्स्ट्रा लार्ज में 16 पिक्सल, डबल एक्स्ट्रा लार्ज में आपको 32 पिक्सल का राउंड मिलेगा। और आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, इस तरह से आप देखो हल्का हल्का कॉर्नर राउंड होता जा रहा है, ठीक। डबल एक्स्ट्रा में आपको 32 पिक्सल का राउंड आपको मिल रहा है। पैडिंग हमारे पास कितना होती है, CSS की पैडिंग, यहाँ हमारे पास पैडिंग 16, पैडिंग 24, पैडिंग 32, पैडिंग 48, पैडिंग 64, इतनी पैडिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। इसका मतलब 16 पिक्सल की डिस्टेंस, 24 पिक्सल, 32, 48 और 64 पिक्सल की डिस्टेंस होती है। पैडिंग होता क्या है, टेक्स्ट से बॉर्डर की दूरी को हम पैडिंग बोलते हैं। ये जो टेक्स्ट है इससे यहाँ के बॉर्डर की जो बॉर्डर की डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 16 है तो 16 होगी। अब देखो जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं 24, 32 और 48 के, ठीक, 64 के इतनी डिस्टेंस आपको मिलेगी, ठीक। ये आपको आउटपुट मिलेगा। यूज करने के लिए कोडिंग आप कैसे यूज करेंगे, यूज करने के लिए कोडिंग देखो, ठीक, ये है कोडिंग। इस तरह से आपको कोड करना है, आपको सारा आउटपुट ऐसे दिखेगा। जिस तरह की पैडिंग आपको यूज करनी है आप यूज कर सकते हो। मार्जिन, ये है W3 CSS की मार्जिन क्लासेस। हमारे पास मार्जिन कितना अवेलेबल है, W3 मार्जिन, W3 मार्जिन टॉप, W3 मार्जिन राइट, W3 मार्जिन बॉटम, W3 मार्जिन लेफ्ट और W3 सेक्शन। यहाँ पर जब मार्जिन आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको एड्स अ 16 पिक्सल मार्जिन टू ऑल साइड्स ऑफ एन एलिमेंट। चारों जो आपकी स्क्रीन है उससे 16 पिक्सल की मार्जिन आपको मिलेगी। इसमें टॉप से 16 पिक्सल, इसमें राइट से 16 पिक्सल, इसमें बॉटम से 16 पिक्सल, इसमें लेफ्ट से, और इसमें टॉप और बॉटम दोनों से आपको 16-16 पिक्सल की डिस्टेंस मिलने वाली है मार्जिन में। इसको रन करा के आप देख लो, ये देखिए चारों तरफ से, जैसे यहाँ पर हमारा टेक्स्ट उठा हुआ है तो ये चारों तरफ से, इधर से, यहाँ से और यहाँ वाले से, सब में डिस्टेंस कितनी है, कितनी मार्जिन छोड़ के काम हो रहा है, 16 पिक्सल का, ठीक, चारों साइड से।
अगर टॉप से आप देखो, टॉप से इस तरह दिखेगा आपको कि टॉप से 16 पिक्सल छूटा हुआ है। बॉटम से आप देखो, बॉटम से 16 पिक्सल की डिस्टेंस आपको दिखेगी यहाँ पर। लेफ्ट से आपको देखो, लेफ्ट से आपको दिखाई दे रही है। राइट से आप देखिए, यहां से राइट से आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन। सेक्शन, जैसे आप सेक्शन करेंगे तो टॉप और बॉटम से आपको मार्जिन दिखाई देंगे। ठीक। W3 CSS में डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं कि आपके डिस्प्ले आपके हिसाब से पोजीशन हो, तो आपके पास क्या क्या फीचर्स है? टॉप लेफ्ट, टॉप मिडिल, टॉप राइट, लेफ्ट मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल और बॉटम राइट। ये क्यों दिखाया जा रहा है? इसको, इसका नाम है कि अगर आप टॉप लेफ्ट लिखेंगे तो इस तरह से स्क्रीन दिखेगी, मिडिल लिखेंगे तो यहां पर दिखेगी। ये डिस्प्ले की साइज है। चलो देखते हैं। अगर आपको यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे? W3 डिस्प्ले कंटेनर, W3 डिस्प्ले टॉप लेफ्ट, W3 डिस्प्ले टॉप राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, लेफ्ट राइट, मिडिल टॉप मिडिल, बॉटम मिडिल, पोजीशन, होवर, लेफ्ट राइट, शो, हाइड और मोबाइल। ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो आपका आउटपुट सेम इस तरीके के आएंगे। देखो, ठीक है। तो इतनी तरीके से आप यूज कर सकते हैं W3 डिस्प्ले कंटेनर को। ये हमारे डिस्प्ले का बटन देखो, W3 CSS में जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे बटन की क्वालिटी एकदम अच्छी हो, मतलब इतना अट्रैक्टिव बटन दिखे हमारी वेबसाइट पर, तो उसके लिए भी आप W3 CSS का यूज कर सकते हो। अगर आपको इस कलर का बटन पसंद आ रहा है तो आप देखो, इस पर क्लिक करो। ये जो भी बटन आपको पसंद आ रहा है, तो इसकी कोडिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास इतने तरह के बटन अवेलेबल है। W3-BTN, W3- बटन, W3- बार, W3- ब्लॉक, W3- सर्किल, रिपल। ठीक, ये आप यूज करेंगे जब कोडिंग आप बटन की करेंगे। तो सबसे पहले आप किस तरह करेंगे? इनपुट क्लास इक्वल टू W3 बटन, W3 ब्लैक, यानी आपने कौन सा बटन मंगाया? ब्लैक वाला। ठीक, टाइप बटन वैल्यू इनपुट बटन, बटन क्लास यहां पर W3 ब्लैक। देखो कैसे बन के आता है, ये देखो W3 बटन ब्लैक, W3 बटन ब्लैक, सब मैंने ब्लैक यूज करा हुआ है इसलिए मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर के बटन यूज किए हुए हैं। यहाँ ब्लैक, यहाँ खाकी, यहाँ येलो, यहाँ रेड, यहाँ पर्पल। और देखो यहाँ बटन कैसे बन के आएंगे। ये देखिए, जिस तरह का आपने बटन यूज किया हुआ है उस कलर के बटन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये W3 CSS में बटन लगाने के तरीके हैं। W3 CSS में टेबल लगाने के लिए आपके पास क्या क्या मिलेगा? W3- टेबल, W3- स्ट्रिप, W3- बॉर्डर, W3- बॉर्डर्ड, सेंटर्ड, हॉवरेबल, टेबल ऑल। इतनी चीजें आप यूज कर सकते हो अगर आप टेबल को लगाना चाहते हो तो। ठीक है, टेबल बनाने के लिए HTML में जैसे बताया गया था सेम आप वैसे ही बनाएंगे। अगर आपको स्ट्रिप टेबल यूज करनी है तो आपको बस यहाँ पे ऐसे लिखना है। इस तरह की टेबल अगर आपको यूज करनी है तो आप लिखेंगे W3- कंटेनर और इस टेबल का नाम लिखो W3- स्ट्रिप। आप इन जो अभी नाम दिखाया गया इसमें से जो टेबल आपको चाहिए आप लिखो W3- टेबल। ठीक, W3- स्ट्रिप, W3- बॉर्डर। तो आपको डैश बॉर्डर भी क्या दिखे, कैसे टेबल दिखेगी? आपको इस तरह दिखेगी। ठीक, स्ट्रिप बॉर्डर टेबल ऐसे दिखेगी आपको। बॉर्डर अराउंड टेबल आपको इस तरह दिखेगा। डिस्प्लेइंग इट ऑल तो इस तरह आपको शो होगा। ठीक है, ये सब चीजें आप यूज करो आके इस लिंक पर, और एक ही बार आप टेस्टिंग कर सकते हैं। लास्ट है हमारा W3 CSS की लिस्ट कैसे दिखेगी? वैसे W3 CSS बहुत लंबा है, अगर हम यूज करते जाएंगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। लेकिन अब आप जो है डेवलपिंग पर आइए। अगर आप डेवलपिंग कर रहे हैं तो सीधे कोड यहाँ से उठा के आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप कंसर्न भी कर सकते हो। लेकिन आप एग्जामिनेशन को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो एग्जामिनेशन में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत ईजी आने वाले। और उसका मॉडल पेपर हम लोग अभी मॉडल पेपर में सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस पेपर में। ठीक है, ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे कैसे बनाई गई है। क्लास W3 कंटेनर,
फिर UL क्लास यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लास, बस हमको लिखना है W3-UL, तो यहाँ पर हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। ये W3 CSS की लिस्ट है। बॉर्डर लिस्ट अगर आपको बनानी है तो इस तरह से बनेगी। लिस्ट हेडर ऐसे आपको मिलेगा। लिस्ट एज अ कार्ड के लिए आपको इस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी। सेंटर लिस्ट के लिए अगर इस तरह आप चाहते हैं लिस्ट, तो आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी W3-center। कलर्ड लिस्ट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, W3-red, ये कोडिंग करेंगे आप। कलर्ड लिस्ट आइटम के लिए आपको यहां पर लिखना होगा, और लिस्ट आइटम पर यहां पर आपने अंडरलाइन किया, लिस्ट आइटम पर आपने किया ब्लू कलर, ठीक। तो ये जो ये लिस्ट है ये ब्लू हो जाएगी। फॉरवर्ड लिस्ट के लिए ये देखिए आपको कोडिंग इस तरह से लिखना है, W3-available। क्लोजेबल लिस्ट, मतलब आपको लिस्ट बनानी है जिसको आप यहां से क्लोज कर सको, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर डिस्प्ले डैश कंटेनर, ठीक। यहाँ पे स्पैन ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। ये लाइन ही आपको यहाँ पर क्लोज बटन का सिंबल देगी। जब ये लाइन आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला क्लोज बटन की बात आप कर रहे हैं, और ये चीज यहाँ पर लिख जाएगी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन मैंने किधर लगाया है कि वो राइट में लिखे, ठीक। क्लिक कहाँ पे हो, राइट में। लिस्ट विथ पैडिंग, पैडिंग मतलब बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच की दूरी, ये आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। अंडरलाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लास W3-UL, यहाँ पर स्मॉल पैडिंग मैंने कर रखी है। ये लिस्ट है आपके सिलेबस में अवाटर लिस्ट, इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह की लिस्ट अगर आपको बनानी है कि फोटो आए साथ में इस तरह आए और इस तरह का कंटेंट बने, क्लोज बटन भी बने, तो आपको इसको लगाने के लिए ये कोडिंग करनी पड़ती है। लिस्ट का आइटम क्लास W3-bar, आप इस तरह लिखेंगे -bar, राइट में वो क्रॉस का सिंबल है, क्लोज बटन लगाने के लिए आपने ये कोडिंग लिखी, ठीक है। क्लास मैंने दिया और उसका साइज मैंने किया W3 राइट सेक्शन पर वो लगेगा आइटम्स, ठीक। इमेज मैंने लगाया वहां पे इमेज डॉट अवतार डॉट png, जो भी फोटो आपको यहाँ पर लगानी है उसका पाथ दे दीजिए, उसकी स्टाइल सेट कर दीजिए। क्लास मैंने सेट किया डिवीजन क्लास इज इक्वल टू W3-bar आइटम, स्पैन किया और यहाँ पर ट्राई करो। ये देखिए, अगर इस तरह की लिस्ट आपको चाहिए तो इस तरह की लिस्ट को क्या बोलते हैं, अवतार लिस्ट, ठीक। तो ये हमारे सिलेबस बेस्ड पूरे W3 CSS का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपने प्रैक्टिकल कर लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप बेटर करिए। W3 CSS के बारे में बस हमको इतना ही जानना है कि ये एक फ्रेमवर्क है जो कंपैटिबल डिवाइस पर, यानी किसी भी डिवाइस पर हमारे वेबसाइट खुले और बहुत अट्रैक्टिव तरीके से खुले, उसके लिए हम लोग W3 CSS का यूज करते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का जावा स्क्रिप्ट आएगा, उसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे।